अब हम विधिवत हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि इंजीनियर माननीय अरविंद गेडाम जी, जो कि अध्यक्ष बानाई के हैं, पधार चुके हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित है माननीय श्री अविनाश थेटे सर। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। वो भी हमारे साथ हमारे मंच पर उपस्थित है और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित है हमारी अर्चना मैम, जो कि आज की प्रमुख वक्ता है, जो गेस्ट स्पीकर है। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने भी अपने आसन को ग्रहण किया, इसलिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित है प्रज्वलित मुडघरे सर। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण करके हमें गौरवान्वित किया, इसलिए मैं प्रज्वलित सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने हृदय की गहराइयों से विनम्रता के साथ आज उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं हृदय से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और इस सेमिनार में उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया, इसलिए उनका मनपूर्वक आभार। इसके साथ ही साथ आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसीलिए मैं आप सब का विनम्रता के साथ धन्यवाद करती हूँ, आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके साथ मैं प्रज्वलित मुडघरे जी से निवेदन करती हूँ कि वो भी आपको मार्गदर्शित करें। प्रज्वलित मुडघरे सर। मिन्नासान, जय भीम। मिन्नासान म्हणजे की सगळ्यांना जय भीम। अपन सॉरी ना, मैं थोड़ा हिंदी एंड मराठी थोड़ा मिक्स करके बात करूँगा, क्योंकि मेरा जो है हिंदी में ज़्यादा पकड़ नहीं है और मराठी में ज़्यादा पकड़ नहीं है, तो ये शायद गलतियाँ हो सकती है। हमारे महापुरुष बाबा साहब आम्बेडकर और फुले साहेब, इनको नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित थेटे साहेब, गेडाम साहेब यांना जय भीम। तुम्हा सगळ्यांना जय भीम पुन्हा एकदा। मी सुरुवात म्हणजे की जे बाबासाहेबांचं एक म्हणजे वक्तव्य आहे, एका काळी बाबासाहेबांनी बोलले होते की 1932च्या दरम्यान, एक्झॅक्ट मला माहिती नाही, पण त्यांचं म्हणणं हे होतं की घराच्या बाहेर निघा, गावामधून बाहेर निघा, शहरात जा, तिथे अभ्यास करा, चांगला जॉब घ्या। आजची जी कंडिशन आहे ती अशी आहे की देशाच्या बाहेर निघणं आवश्यक झालेलं आहे, देशाच्या बाहेर जॉब करणं आवश्यक झालेलं आहे। एज्युकेशन म्हटलं तर आपल्या इंडियामधलं एज्युकेशन आणि बाहेरचं एज्युकेशन खूपच फरक आहे। तर याकरिता इथे एज्युकेशन घेण्यापेक्षा बाहेर जर आपल्याला एज्युकेशन चांगलं भेटत आहे तर फर्स्ट प्रेफरन्स द्यायला पाहिजे। तसंही जर आपण घर सोडून कुठे बाहेर गेलो, पुणे म्हणा, वर्धा म्हणा, तिथे जॉब करतो, सेम परिस्थिती टोकियो म्हणा, US म्हणा या UK म्हणा, पॅकेज आपण बघतो की पॅकेज कुठे चांगला भेटतो आपल्याला, सोसायटी आपल्याला कोणती कशा प्रकारची सोसायटी भेटते, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बाहेर भेटतील। मी जपानमध्ये राहते म्हणून जपानबद्दल सांगते की जपान ही वर्ल्डमध्ये सगळ्यात बेस्ट कल्चराइज कंट्री आहे आणि तिथले लोक एवढे इमानदार की आजही तुमचा पर्स जिथे पडला असेल तिथून तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी एक तर त्याच ठिकाणी भेटेल, नाही तर मग पोलीस स्टेशनमध्ये भेटेल, याची गॅरंटी आहे। तर ह्या गोष्टीकरिता आमचं टार्गेट हे आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी
बाहेर निघायला पाहिजे. आम्ही जपानमध्ये राहतो म्हणून आम्ही जपानबद्दल सांगू शकतो. फक्त तुम्हाला एक लँग्वेज शिकायची आहे, जापनीज लँग्वेज. जर जापनीज लँग्वेज शिकली त्याचं बेनिफिट तुम्हाला खूपच भेटेल. कारण की आपल्या जेवढं मल्टिपल लँग्वेजेस आहेत, आपण हिंदी, मराठी, इंग्रजी आणि जापनीज, तर तुमचं एकदा तुमची एंट्री जपानमध्ये झाली तर तुम्ही वर्ल्ड वाईड सर्वाईव्ह करू शकता, याची गॅरंटी. कारण की माझ्याबरोबरचे माझे जे मित्रमंडळी आहेत जपानमध्ये होते, काही यू एसमध्ये आहेत, काही यू केमध्ये आहेत, काही जर्मनीमध्ये आहेत. बेनिफिट कुठलं? त्यांच्याजवळ फक्त मल्टिपल लँग्वेज होती, जापनीज आणि इंग्लिश. त्या बेसवरती आणि वर्ल्ड वाईड जापनीज कंपन्या पूर्ण वर्ल्डमध्ये आहेत. त्यांना असे मल्टिपल लँग्वेजचे जे एम्प्लॉई आहेत त्यांची रिक्वायरमेंट राहते. तर तुम्ही कुठेही वर्ल्ड वाईड सर्वाईव्ह करू शकता फक्त एक लँग्वेज शिकल्यावर. हा एक भाग झाला जापनीज लँग्वेजचा. त्याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्ही इंजिनिअरिंग करत आहात, सपोज तुम्हाला इथे जॉब नाही भेटत आहे, तर सगळ्यात आधी टार्गेट हे ठेवायचं की मला जपानमध्ये जायचं आहे. त्याच्याकरिता TITP असो, SSW असो, कोणताही मार्ग असो, या स्टडी अँड वर्क जो आहे तो, त्याच्याबद्दल आणि भरपूर स्कॉलरशिप पण भेटते. जसं मॅडमनी सांगितलं, जपान गव्हर्नमेंट पण स्कॉलरशिप प्रोव्हाइड करते. तर ह्या सगळ्या गोष्टी माझं म्हणणं हे आहे की बाहेर निघा. जपानमध्ये जर तुम्ही गेले त्याचे बेनिफिट भेटतील. सुरुवात करा आणि त्याच्याबरोबर जर तुम्ही हार्ड वर्क केलं, जेवढं तुम्ही मेहनत इथे इंडियामध्ये करता तेवढंच हार्डवर्क तिथे केलं, त्याचे बेनिफिट्स तुम्हाला 100% भेटतील. तर ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करते. जय भीम. बानाई के अध्यक्ष माननीय अरविंद गेडाम सर, मैं सर से निवेदन करती हूँ कि वह कृपया मंच पर आए और हमें संबोधित करें. सर. धन्यवाद. सभी महापुरुषों की स्मृति को अभिवादन करता हूँ. मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट सम्माननीय अविनाश जी थेटे सर, मोडघरे मैडम और बानाई के हमारे सब पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, और आप सभी जापान में जाने के लिए इच्छुक सभी मेरे मित्रगण. कुछ समय पहले मोडघरे जी मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे पास एक इच्छा जाहिर की कि जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में हम जॉब अपॉर्चुनिटी और जापानीज़ लैंग्वेज सिखाने के बारे में एक सेमिनार अरेंज करना चाहते हैं. तो मैंने उनसे थोड़ी जानकारी ली कि ये सेमिनार आप क्यों करना चाहते हैं. मुझे भी अभी जो समझाया मैडम ने उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी मुझे. मैंने समझ लिया उस बात को. कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर एक धीरज पाटिल करके है, वो भी जापान से आए थे और उन्होंने भी मुझे कुछ बातें जब बताई. ये सिर्फ 1 महीने पहले का वाकया है सब ये. तो मैं इस बात से पूरा मतलब कंफर्म हो चुका हूँ कि आज की हमारी यहाँ जो परिस्थिति है, आप सभी बच्चे यहाँ जो बैठे हुए हैं, आप में से कोई टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर चुका होगा, कोई नॉन टेक्निकल होगा यहाँ पर. अभी जो मैडम ने आपके सामने जो सेमिनार प्रस्तुत किया है उसमें आप खुद को रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ ये टेक्निकल प्रोग्राम शायद मेरे लिए है. कोई नॉन टेक्निकल होगा तो वो भी ये सोच रहा होगा कि हाँ ये प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ. उन्होंने जो TIT का प्रोग्राम बताया या SSW जो बताया है, तो ये सब अपने अपने अंदर में जो काबिलियत है, जो स्किल है और जिस डेटम के ऊपर में हम खड़े हैं उसके हिसाब से इन्होंने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है. तो आप लोग ज़रूर इस प्रोग्राम का फ़ायदा लेंगे और इसके बाद में मोडघरे जी से संपर्क करेंगे और अपने भविष्य को किस तरह से आप उज्जवल बना पाएंगे, ये मैं शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ. दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बानाई हमने कुछ उपक्रम चालू किए हैं. पर्टिकुलरली ये 1 महीने के अंदर में हमने ये जापानीज़ का जो पोटेंशियल है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी का, उसको ध्यान में रखते हुए, तो सबसे पहले तो हम ये करना चाहते हैं कि जापानीज़ लैंग्वेज सीखे बगैर अगर हमको जॉब नहीं मिलता या हम जापान नहीं जा सकते तो हम जापानीज सीखेंगे. यस और नो कर सकते कि नहीं हम लोग? और जापानीज लैंग्वेज सीखना भी कोई बड़ी बात तो है नहीं. हम लोग जिस भी फैमिली बैकग्राउंड से आए हुए हैं
तो हमको हमारी मातृभाषा है वो किसी ने सिखाई है क्या? नहीं सिखाई है। मैं थेटे सर से मिलने गया था तो थेटे सर ने मुझे एक वाकया बताया। थेटे सर उड़ीसा में थे, तो उनको जब मैं ये आइडिया बताया कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग 5वीं स्टैंडर्ड से 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, कल्पना कीजिए कि आप जिस स्कूल में पढ़े हो या जिस स्कूल में आपने एजुकेशन लिया हुआ है, उस एजुकेशन में हम 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं ये स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर हम जापानीज आज सिखाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप इस उम्र में अभी हो, आपको जापानीज लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर 5वीं के बच्चों को अगर हम जापानीज लैंग्वेज सिखाते हैं तो उसको आसान जाएगा या कठिन हो जाएगा? राइट? और कल्पना कीजिए कि उसको 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में अगर हम जापानीज लैंग्वेज सिखाते हैं, तो आज ये जॉब अपॉर्चुनिटी का चित्र यहां मैडम ने आपको बताया है, वो कितना अच्छा साबित होगा उन लोगों के लिए। तो हमने ये बानाई ने उपक्रम किया है कि सर हम 3 स्कूल को, सरांनी आम्हाला सांगितलं, सर ने हमको बताया कि उनके बच्चों को उड़िया लैंग्वेज सिखाना नहीं पड़ा। वो बोलते गए, आजू बाजू के लोग, उनके ड्राइवर्स थे, उनके कुछ मेड्स थे, कुछ सर्वंट्स थे, तो कैसा होता है की बाय स्पीच अनुकरणाने आम्ही ती भाषा शिकत असतो आणि आपल्यामध्ये ते उपजत दो गुण आहे। तो उसी प्रकार से जापानीज लैंग्वेज को हम 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं ये स्टैंडर्ड में हम सिखाएंगे। हम 3 स्कूल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आपके भी पहचान के कुछ लोग होंगे, तो मैं मोडगर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमको वो टीचर्स उपलब्ध करा के दे। बानाई को कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है, तो हम लोग वो उपक्रम चालू करेंगे। दूसरा उपक्रम हम लोग ये करना चाहते हैं, मोडगरे सर और ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें हेल्प करेंगी कि जो TITP का प्रोग्राम आपने हमको बताया हुआ है, इस प्रोग्राम के तहत बानाई किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है, हम इसी सेंटर में हम वो उपक्रम चलाएंगे। इसी सेंटर में हम बच्चों को सिखाएंगे और इसी सेंटर के माध्यम से और आपके माध्यम से हम बच्चों को ट्रेन करेंगे। और ये एम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने क्वेश्चन मार्क लेके खड़ा हुआ है, उनको हम थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहां पे आए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैडम ने आपको बताया था सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मुझे कुछ लोगों के फोन पिछले वक्त में आए, मैंने मोडगर सर से भी शेयर किया कि अपने बच्चे जापान जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनको इन्वेस्टमेंट का आता है कि पैसा कहां से लाए। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बानाई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम ये सोसाइटी अप्रैल महीने में खोलने जा रहे हैं। और हम आपको बताते हैं कि जापान जाने वाला कोई भी बच्चा जिसको पैसे की जरूरत है, वो बानाई क्रेडिट कोऑपरेटिव के पास में अप्रोच होगा, उसका पैसे का प्रॉब्लम हम 2-4 दिन में सॉल्व कर देंगे। कोई भी अपना बच्चा जापान जाने के लिए पैसे की वजह से नहीं अड़ेगा, ये हम आपको यहां पे बताना चाहते हैं। हम आपके लिए करने को तैयार है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए करने को तैयार है, पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ आपको अपने गोल सेट करके, फोकस करके उसके ऊपर में काम करना है, वो आप कीजिए। ये शुभकामनाओं के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे जो माननीय अतिथि है IRS अविनाश थेटे सर, इनको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है, एट प्रेजेंट कम्युनिकेशन, GST एंड कस्टम। सर ने बिट्स पिलानी से BE इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया है। मैं सर को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ और चाहती हूँ कि वे आपको संबोधित करें। सर। मंच पर उपस्थित अरविंद जी, प्रज्वलित जी, अर्चना मैडम, बनाई के सभी कर्मचारी और आप सब लोग, जय भीम। काम के दौरान मुझे अमेरिका और यूरोप जाने का मौका मिला, लेकिन कभी जापान जाने का मौका नहीं मिला। और जापान के बारे में जितना हिस्ट्री में पढ़ा उतना ही है। और जब मेरा बच्चा छोटा था, वो निंजा हथौड़ी बहुत देखता था, उसमें केनेची था, उसमें शिंजो था, तो वो देखता था, मैं भी वो देखता था काफ़ी। लेकिन एक जापानीज़ नेशनल कैरेक्टर बड़ा फेमस है। जापानीज़ लोग बड़े ईमानदार है, पंक्चुअल है, वहाँ की ट्रेनें बहुत टाइम पे पहुँचती है और हर चीज़ में परफेक्शन है, डिग्निटी ऑफ लेबर है। वहाँ पे आप फार्मिंग देख रहे थे, नर्सिंग देख रहे थे, जो अपने देश में नहीं है।
बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि डिग्निटी ऑफ लेबर हमेशा होना चाहिए। हमारे समाज में एक तरह से एक हमेशा एक विचित्र अनुभव रहा है कि जो सबसे मेहनत करता है, जो समाज के लिए सबसे अच्छा काम करता है, उसी को सबसे घृणा की नज़रों से देखा जाता है। मैंने वो अमेरिका में भी देखा, लंदन में भी देखा। और रही बात नेशनल कैरेक्टर की, तो जापानीज़ ने ये नेशनल कैरेक्टर बिल्ड किया, उसमें अच्छा खासा रीज़न एक बुद्धिज़्म का भी है, वहाँ बुद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग भी हैं। रही बात जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये बिल्कुल सही है। मतलब मेरा ऑफिस सिविल लाइंस के उस रीजन में है, और मैंने वहाँ पे कुछ 15-20 दिनों से वहाँ पे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ रिक्रूटमेंट चल रहा है। वहाँ पे इतने लोग मैंने देखे, इतने लोग देखे, ये देख के देश में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या भयानक चित्र है, वो किसी को किसी चैनल में नहीं दिखाई देता, किसी समाचार पत्र में नहीं आता है। लेकिन जैसे कि अरविंद जी ने कहा था, प्रज्वलित जी ने कहा था कि बाबा साहब ने कहा कि पहले अपना गांव छोड़ो, क्योंकि चातुर्वर्ग में सबसे शोषण गांव में होता है। गांव छोड़ो, शहर में आओ। अब वो ज़माना आ गया है, टाइम आ गया है कि हमें शहर भी छोड़ना पड़ेगा, हमें देश छोड़ना पड़ेगा, अच्छे स्किल लाना पड़ेगा, ताकि हमारे जो भाई बहन जो जो रेस में थोड़ा पीछे छूट गए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट का एक फंक्शन था दशहरे के वक्त, जो एक दिन पहले वो अन्नदान का एक ये था, अन्नदान का एक फंक्शन था। तो उसमें सभी लोग आते हैं, तो बेचारे लोग, उनको कोई बुलाता नहीं है, लोग अपने प्रेरणा से आते हैं। तो वहाँ देख के भी लगता है कि जो हमारे माँ बाप पढ़े, बाबा साहब के जो शिक्षा थी उन्होंने उसको स्वीकार किया, उनका देखा देखी हम पढ़े, लाइफ में हम अपने आप को कुछ बड़ा तो मानते हैं, लेकिन कुछ बन गए। लेकिन उस रेस में सभी लोग, कुछ लोग छूट गए हैं, और तभी वो आगे बढ़ेंगे जब तक जो लोग थोड़े वेल ऑफ है, थोड़ा वो उनके लिए वैकेंसी क्रिएट करें। इसलिए अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन है और नहीं भी है, और लेकिन उसको इच्छा है बाहर जाने की, कुछ करने की, तो ज़रूर वो उसको यूज़ करे। क्योंकि यहाँ बच्चे काफ़ी है, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, हाउ सीरियसली दे टेक इट वेरी डिफ़िकल्ट, बट आदमी का 15 से 30 साल वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इस सालों में कोई बन गया तो बन गया। जो आदमी 30, 32, 35 तक अगर सेटल नहीं हुआ ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी में अनसेटल रहता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। वो लोग एक नौकरी करेंगे, छोड़ेंगे, दूसरा करेंगे, और आदमी की 35 के बाद आदमी की जनरली कुछ सीखने की, कुछ करने की इच्छा भी मर जाती है। वो अपने आप में भी एक थोड़ा सा रिकंसाइल कर लेता कि मेरे ज़िंदगी में तो यही है। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी है। मैं बोलता हूँ कि टेक ब्रेक, जो भी डाइवर्शन है, कोई भी डाइवर्शन है, उससे अपने आप को बाहर रखो। इस 15 साल में आपने जो मेहनत कर ली, वो आपका एडल्ट लाइफ, आपका बुढ़ापा ठीक ठाक कर देगी। अगर इस क्रूशियल पीरियड में आप डिबेट हो गए, हमने भी IRS बने तो ऐसे फ्लुक में नहीं बने, हमने भी बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद ही बने। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ एकदम प्लेटर पे किसी को मिलती नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आपकी मेहनत आपकी है, आपका मेहनत कोई आपके पेरेंट्स नहीं कर सकता, आपका भाई नहीं कर सकता, आपकी बहन नहीं कर सकता। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन फॉर हार्ड वर्क। सो
मैडम ने बड़ी सही चीज़ें बताई। आपको थोड़ा सा आपका आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। जो सचमुच किसी को अपना करियर करना है, और रही बात लैंग्वेज सीखने की, तो उसके लिए सबसे बड़े उदाहरण तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उनको तो कितनी लैंग्वेज आती थी। उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज में क्या क्या धर्मग्रंथ सब पढ़ के उनको खंगाल के बता दिया कि इसमें क्या सही है, उसमें क्या गलत है। तो हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहब हैं। तो हमें कोई भी लैंग्वेज सीखने में कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और रही बात आजकल हर जगह वो यूट्यूब है, ये है, सब जगहों पे जो चीज़ें पहले के ज़माने 20-15 साल में बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, वो भी ऐसा डिफ़िकल्ट रहा नहीं है। तो बच्चों, आप थोड़ा अपने आप को गियर अप करो, और आने वाला समय काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। देश में रह के एम्प्लॉयमेंट लो, अच्छी लो। आप देखो जेई में कितने लोग बैठते हैं, नीट में कितने बैठते हैं। Many time I really wonder whether the kind of hard work this exam demands really justifies their existence. So one has to, it's not that everyone has to go to same rigor and same channel to achieve something in life. We have to think something different, something out of box that may be less troublesome and more rewarding. ठीक है? And I am very happy to be with you people. Although throughout my career I have never been posted to Maharashtra, but I am, for a very recent I came here, and I am very happy that people like Mr. Arvind ji doing so much work for those people who are genuinely need of the assistance in financial or education. And also I am very happy for them, and I extend my best wishes. Thank you. किसी भी कार्य की शुरुआत जो है वो हमें एक प्रेरणा से करनी पड़ती है, और हम चाहते थे कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। मैं 2 लाइनों के साथ NHS जापान का इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ। कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। NHS जापान ने 2017 में कंपनी रजिस्टर्ड की, और आज हमने कई स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा पर, एट द सेम टाइम हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को जापान में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है। हमारा उद्देश्य हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, हमारे छात्रों को एक बेहतर भविष्य देना है। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के बीच में आत्मविश्वास और गौरव की भावना पैदा हो, उनको एक बेहतर भविष्य दे, और NHS जापान हमारे छात्रों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए अग्रसर है। मैं इसके बाद में हमारे प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ूंगी। आज के मुख्य विषय की ओर चलते हैं। जिस विषय के लिए और जिस उद्देश्य के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, और जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और अब इसके बाद में मैं माइक हैंड ओवर कर रही हूँ अर्चना मैम को, जो आपको NHS जापान के बारे में बताएगी। एट द सेम टाइम हमारा जो उद्देश्य है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए जापान में अवेलेबल है उसके बारे में आपको जानकारी देगी अर्चना मैम। As well as AIM Japan. AIM Japan is a registered organization in Japan, and I am living in Japan from last 15 years. Also, I am working in automotive sector as an CAE program manager in A&T technology. So this is my short introduction, and today I am very much excited to take you to a journey to explain the opportunities available in Japan. तो दोस्तों, आज हम आपको एक यात्रा पे लेके जाते हैं जहाँ पे जापान में थोड़ा नहीं ठीक है या सो आर यू एक्साइटेड? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप में से कौन कौन जापानीज सीख रहा है या जापान जाने की इच्छुक हैं? वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप में से कितने लोग जापानीज अभी कंटिन्यू कर रहे हैं?
बहुत कम है। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम सेमिनार हुए तो शायद यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ मुझे उठे हुए दिखाई दे कि हम सभी जापानीज पढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। वैसे प्रिया मैम ने पहले ही NHS जापान का इंट्रोडक्शन दे दिया है। एक बार फिर से मैं आपको NHS जापान का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो NHS जापान यह 2017 में रजिस्टर्ड की हुई जापानीज लैंग्वेज एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंसी है। तो इसके थ्रू हमने अभी तक जापान में बच्चों को स्टडी एंड वर्क प्रोग्राम के थ्रू प्लेसमेंट प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट, अब जब जापान की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों जापान? जापान क्यों जाना है? दुनिया में बहुत से देश हैं, US है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान क्यों जाना है? तो सबसे पहले इसका जवाब है कि जब हम अपना देश छोड़ के विदेश में जाने की बात सोचते हैं तो उसके पीछे एक वजह होती है। सभी को विदेशों में जाने का मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि विदेशों में जो कहा जाता है ना, एक क्रीम लेयर होती है। यदि आप हाईली टैलेंटेड है, यदि आपके पास में बहुत ज़्यादा स्किल्स है तो ही आप विदेश में जा सकते हैं। सेम कंडीशन जापान की भी थी चंद सालों पहले तक। इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा सख्त होता है। इमिग्रेशन में सभी को एडमिशन नहीं मिलती है, एंट्री नहीं मिलती है। वीज़ा की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जो उस टेस्ट में या मान लीजिए उस स्किल सेट में फिट होता है उसी को वीज़ा मिलता है। बट इन रिसेंट फ्यू ईयर्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन जापान, दैट इज़ द ओल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड, एजिंग पॉपुलेशन इज़ टू हाई, यानी 60 से ज़्यादा एज के लोग जापान में बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद है। अब आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा बूढ़ा देश जहाँ पे यंग पॉपुलेशन है ही नहीं, तो ऐसे देश में काम करने के लिए लोगों की संख्या ही नहीं है। बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ऑटोमोटिव कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर बट देयर आर नो पीपल टू वर्क। तो यह एक कंडीशन है जिस वजह से आज जापान ने अपने इमिग्रेशन के जो नियम हैं उनमें जो सख्तियाँ थी उसे थोड़ा सा ढीला कर दिया है। तो आज जापान में जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, वो भी विदेशों में जा सकता है, जापान में जा सकता है। यह चीज़ US के साथ में नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, निक्की एशिया का मैंने यहाँ पे एक पेपर कटिंग ये किया हुआ है। तो निक्की एशिया में एक न्यूज़ आई हुई थी, ये 2017 की न्यूज़ है कि बाय 2030 इन जापान देयर विल बी ए शॉर्टेज ऑफ 6.4 मिलियन वर्कर्स। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड जापान में अभी की संख्या में है। तो यह तो हो गई एक मुख्य वजह कि इमिग्रेशन के जो नियम थे वो थोड़े से अभी उतने सख्त ना होने की वजह से अब सभी को एक मौका मिल सकता है कि वो जापान में एंट्री कर सके। उसके बाद में है कि जापान में जॉब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। उसके बाद में है हायर पैकेज। मान लेते हैं यदि आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग किया है, आपका बेसिक जो स्टार्ट होता है वो 30,000 से होता है। वही यदि आप जापान में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका जो स्टार्टिंग है वो 1 लाख से होता है। तो दिस इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। नेक्स्ट है जो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, बहुत ही सेफ कंट्री है जापान कंपेयर टू US एंड अदर कंट्रीज। जापान इज़ द सेफ मोस्ट कंट्री। तो एक सेफ देश है, वहाँ का लाइफ स्टाइल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पर्यावरण के दोस्त हैं, यहाँ की जैसा पॉल्यूशन वहाँ पे नहीं है। तो आपकी फैमिली के लिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली वातावरण आपको मिलता है। तो यह कुछ वजह है जिस वजह से हमने जापान को कंसिडर किया है या हमने जापान को कंसिडर करना चाहिए। अब उसके बाद में आता है, ठीक है जापान में जाने का सोच तो लेंगे बट जापानीज पढ़ना पड़ेगा। अब भाषा पढ़ना यह सभी को बहुत कठिन लगता है क्योंकि हम भाषा को एक सब्जेक्ट के तौर पे देख रहे हैं। यदि हम यहाँ से काम करने के चेन्नई या बेंगलोर में जाते हैं तो हम वहाँ की भाषा सीखते हैं। तो हमें वैसे ही सोचना चाहिए कि जैसे हम यहाँ से चेन्नई जाते हैं या साउथ के किसी भी हम स्टेट में चले जाते हैं तो वहाँ की भाषा हमें सीखना ही होता है। वो एक कम्युनिकेशन का वे है, इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट। सो इट इज़ ए वे टू कम्युनिकेट विथ पीपल, टू टच विथ अदर पीपल। तो यदि हम यह सोच के भाषा को सीखते हैं तो हम उसे बहुत जल्दी गेन करते हैं।
अब जापान में विदाउट जापानीज आप यदि जाते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे 98% जॉब्स ऐसे हैं जिसमें जापानीज लैंग्वेज की ही रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट जापानीज लैंग्वेज इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड जॉब एंड टू सेटल ओवर देयर। तो यह दो वजह है कि हमने जापानीज लैंग्वेज जो है वो पढ़नी चाहिए। फिर से थोड़ा सा NHS जापान के बारे में बताना चाहूँगी। ये हमारी NHS जापान की जापानीज लैंग्वेज क्लासेस हैं जो कंडक्ट की जाती हैं दीक्षा भूमि में, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में। और जहाँ पे हम लोगों का जो मिशन है वो मिशन है कि इंडियन यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन स्तर पे लेके जा सकें। हमारी जो एक्सपर्टाइज है वो है जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ना सिर्फ जापानीज भाषा सिखाना बल्कि उसके साथ साथ में जॉब हासिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर स्किल्स की जो एसेंशियल होती है हम उसका एक पैकेज के साथ में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड है हम स्टडी एंड वर्क प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को जापान जाने का एक बहुत ही आसान सा एक मौका प्रदान करते हैं। थर्ड जो है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम TITP तथा SSW के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। तथा साथ ही जो इंजीनियर्स हैं उनको प्लेसमेंट के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट आवर जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। वी हैव till date 50 students has completed the Japanese language course from our institute. We have some online teachers from Japan. One is Kumi Hirata Sensei, she is a native Japanese person. Then we have Ocean Modgare, who is N1. N1 is the highest level of Japanese language. Then Akshay Khobragade. This Akshay Khobragade, this student is also go through the study and work program to Japan. Now he is settled over there. He is working after completing the 1 year of program. And now he is inviting his own brother through the study and work program. And also we are having some local Japanese teachers. One is Harsh Chaudhary. He is also applying for N2 level. And second is Mahima Chaudhary. She is also N2. So this is our staff, Japanese language teacher. And we aim to take at least 200 students to Japan by 2028. So this is the target we have set. And we are looking forward more entries, more people to enroll with us and join our program. So as I mentioned earlier, कि हम जो पैकेज है वो सिर्फ जापानीज लैंग्वेज ही नहीं बल्कि साथ साथ में IT के कोर्सेज तथा मैकेनिकल इंजीनियर्स के जो कैड के होते हैं उसका भी पैकेज साथ में हम कंबाइन करके बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी वजह हमें क्यों महसूस हुई, तो उसके पीछे वजह है कि 3-4 सालों पहले जो भी बच्चे हमारे पास में आते थे आफ्टर बैचलर्स या डिग्री कंप्लीट होने के बावजूद भी उनके पास में ना तो कोई एक्सपीरियंस होता था। आप क्या कर रहे हैं, आई एम अप्लाइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक यह जवाब होता है। उसके बाद में यदि उनसे पूछा जाए ठीक है आपने बैचलर्स किया हुआ है, दिस फील्ड में आपने किया है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट टू डू? द आंसर इज आई वांट टू डू अ जॉब, एनी जॉब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जॉब? देयर इज नो आंसर। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में जॉब के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द प्रैक्टिकल लाइफ वर्क इज गोइंग ऑन। हमें करना क्या होता है? अगर हम IT सेक्टर में जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? यदि हम ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब वी आर गोइंग टू डू? सो बहुत से बच्चे क्या होता है मिसगाइड होके सर्टिफिकेशन तो ले लेते हैं, बट हाउ मच दैट सर्टिफिकेशन विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द रियल प्रैक्टिकल लाइफ कंसेप्ट्स, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो यही एक चीज़ थी जो हमें सोच में मजबूर कर देती थी कि हमारे बच्चों में दे हैव द डिग्री बट दे डोंट हैव द एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वह आपके पास में नॉलेज नहीं होता है। इसलिए जब आप काम की स्टार्टिंग करते हैं बहुत से बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू। यह सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने इस पैकेज की स्टार्टिंग की है। तो इसमें IT के मैक्सिमम जो एम्बेडेड की जो सॉफ्टवेयर है या बैक एंड फ्रंट एंड जो सॉफ्टवेयर है उसकी फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है
नॉट ओनली द सर्टिफिकेशन कोर्स, दिस इज़ द फुली एम्प्लॉयबल कोर्स, क्योंकि यह जो है ये कंपनीज लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करती है। मैनी इंडस्ट्रीज़ के साथ में उनके काम चलते हैं, उनके प्रोजेक्ट होते हैं। तो यह ट्रेनिंग में आपको ना सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में सिखाया जाता है, साथ ही साथ में आपको इंडस्ट्री में जब आप काम करने जाते हैं, कोई स्विच अगर आप बना रहे हैं तो उसको किस टाइप से बनाना है, वो कैसे ऑन होगा, उस तक की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। यदि आप चाहते हैं तो आप 6 महीने की इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो 1 ईयर का यह पैकेज है, 6 मंथ इज़ द ट्रेनिंग एंड 6 मंथ इज़ द इंटर्नशिप। तो यह ना सिर्फ सॉफ्टवेयर में है, आईटी सॉफ्टवेयर में, बट साथ ही साथ यह कैड में भी है। आई थिंक आपके इसमें यहाँ पे कोई मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं? ओके, अ फ्यू मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो आई थिंक दे नोज दैट दिस कैटिया सॉफ्टवेयर। तो यदि आप ऑटोमोटिव सेक्टर में वर्क करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 3D डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो वो 3D डिज़ाइन बनाने का जो है वो कैटिया सॉफ्टवेयर में होता है। अब उसके बाद में 3D डिज़ाइन तो आप बना लेंगे, लेकिन डिज़ाइन के कंसेप्ट क्या होते हैं? जब मार्केट में वो गाड़ी आती है तो फेल नहीं होना चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। यह सब चीज़ें आपको, यह सब कंसेप्ट जो है वो पता होने चाहिए। तो यह सब जो हमारी जो कंपनी है DDS, यह जापान के लाइव प्रोजेक्ट्स करती हैं। जापान की कंपनीज के साथ में, निसान जैसी कंपनीज के साथ में इनका टाई अप है, तथा वहाँ के प्रोजेक्ट के ऊपर में ये वर्क करती हैं। तो हमने इनके साथ में टाई अप किया हुआ है कैड कैम के जो सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रेनिंग तथा इंटर्नशिप प्लस जापानीज लैंग्वेज। तो दिस इज़ द वन ऑफ द पैकेज वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर स्टूडेंट। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट? एज अर्लियर मेंशन्ड, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी की जो कंडीशंस होती हैं उसमें आप फिट बैठ जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में यदि आप जापान में जा रहे हैं, जापान में जाने के बाद में यदि आपको फ्रंट एंड के ऊपर में जॉब मिलता है तो आप इजीली उस जॉब का कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ द फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन। तो बहुत से, आज का जो ज़माना है काफ़ी एडवांस हो चुका है। आपको क्लासेस अटेंड करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ जाएं, आप अपने घर बैठे भी ऑनलाइन भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फ्लेक्सिबल ऑप्शन वी आर गिविंग टू आवर स्टूडेंट सो दैट फ्रॉम एनीवेयर ऑफ दिस कंट्री दे कैन जॉइन, दे कैन अटेंड एंड दे कैन लर्न। नाउ आई विल कम टूवर्ड्स द स्टडी एंड वर्क प्रोग्राम। तो आप में से कितने लोग हैं जो जापान जाना चाहते हैं? गुड, लार्ज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, आपको पता है कि यदि आप चाहे तो स्टडी एंड वर्क प्रोग्राम के थ्रू 1 साल में जापान जा सकते हैं? जानते हैं आप? ओके, फ्यू आर सेइंग यस। तो स्टडी एंड वर्क प्रोग्राम यह वह प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं भी जापान गई थी आज से 15 ईयर्स पहले। और वहाँ पे जाने के बाद में मैंने जापानीज वहाँ पे सीखी। जापानीज सीखने के बाद में एक कंपनी में मुझे जॉब मिला एंड आज मुझे परमानेंट वीज़ा है वहाँ का, जापान का। तो ये एक वहाँ से शुरुआत हुई थी और वही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि आगे भी अपने बच्चे जो है, आवाज़ आ रही है? Sorry, if you want to say something, you can come here. Do you want to say something? Okay. Okay, so here it is about the Japanese language study, work and study program. तो इसमें क्या होता है? इस प्रोग्राम के थ्रू आप जापान के जापानीज लैंग्वेज कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहाँ पे आप 1 ईयर स्टडी करते हैं एंड it is obvious that there is some kind of investment is involved. Without investment, you are not gaining anything. Yeah, next. Okay, so in this study and work program, there are 2 types. The first one is the university preparation course. So what is this university preparation course? It is, इस प्रोग्राम के थ्रू हाई स्कूल के जो बच्चे हैं आफ्टर 12th यानी 12वीं पास करने के बाद में यदि आपको जापान में अंडर ग्रेजुएशन के लिए आगे जाना है तो यदि आप यहाँ से एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं। सेकंड ये है कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की ऑप्शन अवेलेबल है जो आप जापान से बाहर अप्लाई करते हैं बहुत ही फ्यू है।
बट यदि आप जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं फॉर दिस यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन कोर्स, तो वहाँ पे आपको ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाता है। और मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे पास्ट स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आफ्टर 12th यहाँ पे गए हैं, जापान में गए हैं, और उसमें से एक बच्चे को 20% स्कॉलरशिप मिली है, 20% फीस उनकी माफ़ हुई है, और उन्होंने रित्सु मेइकान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। और एक और स्टूडेंट है, उन्हें भी रित्सु मेइकान में एडमिशन मिली है और उन्हें 50% जो है वो फीस में छूट मिली है। तो यह एक प्रोग्राम जो हायर स्कूल के बाद में जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जापान में जाके, उनके लिए यह काफ़ी बेनिफिशियल है। नाउ सेकंड जो है वो जॉब हंटिंग प्रोग्राम है। तो इन दिस जॉब हंटिंग प्रोग्राम व्हाट विल हैपन्स, स्टूडेंट जिन्होंने N5 बेसिक यहाँ से जापानीज लैंग्वेज की पढ़ाई की है वो जापान में जाते हैं। जापान में जाने के बाद में वहाँ पे जापानीज लैंग्वेज की पढ़ाई करने के साथ साथ में जॉब हंटिंग भी करते हैं। विच काइंड ऑफ जॉब हंटिंग? द फुल टाइम जॉब हंटिंग, ताकि स्टूडेंट वीज़ा जो उन्हें मिला है वो वर्क वीज़ा में चेंज हो सके, जैसा एक समय में मैंने किया था। और आज भी हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो वहाँ पे जाके वर्क वीज़ा में उन्होंने चेंज किया है। तो यहाँ पे वर्क वीज़ा में चेंज करने से पहले जो 1 साल का ड्यूरेशन है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, बट उसके साथ साथ में आप वहाँ पे जाने के बाद पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। उस पार्ट टाइम जॉब में जो आपकी सैलरी होती है वो आप वीक में 28 आवर्स वर्क कर सकते हैं। 1000 येन जो होता है वो पर आवर का वेज होता है। तो एटलीस्ट 1 लाख जापानीज येन यू कैन अर्न फॉर मंथ, इन अ मंथ। नाउ नेक्स्ट द बिगेस्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, पैसा कहाँ से आएगा, राइट? सभी को सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। सो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो कुछ लोग जो हमारे पास में आए हैं इसके पहले में उनका ये सोचना होता है कि नहीं यूएस जाना, ऐसा जापान जाना है तो पैसे उतने नहीं लगते होंगे, बानाई सपोर्ट करती हैं, मे बी शायद कोई संस्था सपोर्ट कर देगी तो पैसे उतने नहीं लगेंगे, बट इट इज़ नॉट हैपन। वैसे आपको एजुकेशन सिस्टम पता ही है, आप KG1 से लेके ग्रेजुएशन तक जब स्कूल में कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं पैसा देते हैं या नहीं देते हैं ना? तो सेम वैसा ही जब आपको अपने देश को छोड़ के विदेश में जाना है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। विदाउट फाइनेंस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अब्रॉड। सो प्लीज़ मेक दिस myth clear that it is required to do some kind of investment, and you are investing in your education, in your future. This investment is making your future. So is it a huge investment? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आगे जाके आपका भविष्य बना रहा है। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जिससे आपका भविष्य बदल सकता है वो आपने अवश्य सोचना चाहिए। या नेक्स्ट, अब हम आते हैं कॉस्ट के ऊपर में। इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ वी गो टू जापान। सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द ट्यूशन फीस। एनी कॉलेज, एनीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया, इन अब्रॉड ऑल्सो, if we are getting an admission in any college, we need to pay the tuition fees. It is common sense. Am I right? So, apart from tuition fees, there are living expenses. आप नागपुर से निकल के पुणे में जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन करते हैं, आपको वहाँ पे घर लेना पड़ता है, खाने पीने का खर्चा उठाना पड़ता है। सेम यहाँ से आप जापान में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अपने रहने के लिए अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, खाने पीने का खर्चा जो है वो उठाना पड़ेगा। उसके अलावा छोटे मोटे जो खर्चे हैं आपके मोबाइल के एक्सपेंसेस हो गए। तो एक कट डाउन, एक ब्रेक डाउन दिया हुआ है। तो एक नॉर्मल जो एवरेज जो खर्चा जो आता है ऑलमोस्ट वो है 90,000 to 1 लाख आपका मंथली जो है खर्चा जाता है यदि आप टोक्यो जैसे बड़े शहर में रहते हैं। यदि आप टोक्यो में न रहते हैं, वे इंटीरियर में रहते हैं, तो 70,000 जापानीज येन जो है आपका मंथली एक्सपेंस जाता है। अब जैसा मैंने पहले बताया है कि यदि आप वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब करते हैं स्टडी एंड वर्क प्रोग्राम के थ्रू तो आप 1 लाख तक अर्निंग करते हैं। यू आर अर्निंग 1 लाख जापानीज येन एंड योर इन्वेस्टमेंट 70,000।
So still you are saving 30,000 yen per month. Yeah, next. These are the part-time jobs available in Japan. जब आप स्टडी एंड वर्क प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हैं, इवन इफ़ यू आर एन इंजीनियर, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग के ही जॉब एज ए पार्ट टाइम मिलेंगे. तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है एक कोम्बिनी में इट इज़ ए कन्वीनियंस स्टोर, या जैसे अमेजन का जो पैकेजिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे मिल सकता है, होटल में काम मिल सकता है, मशीन ऑपरेटर का. तो डिफरेंट टाइप के पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो जापान में अवेलेबल हैं. Now this is the bridge to success. This is the list of our students who visited to Japan and now they are settled there. Each and everyone listed here except two, Nidhi and Ritik. These two students are going in April 2024. Other students, they are already in Japan. They have completed their course in 2022 and now they are working as a full-time employee. All of them are engineers. तो ये सभी वहाँ पे जाने के बाद में 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आज वहाँ पे फुल टाइम जॉब में वर्क कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग अ सैलरी मोर देन 3 लाख पर मंथ. तो स्टडी एंड वर्क के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट हम आते हैं नॉन टेक्निकल जॉब्स के ऊपर में, दैट इज़ द TITP एंड SHW. अब ये TITP और SHW जो है, यह नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जो कॉमन BA, BCom, ITI वाले जो स्टूडेंट्स है, इवन दीज स्टूडेंट्स आल्सो कैन गो एंड वर्क इन जापान. सो नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए भी जापान में अभी एंट्री ओपन है. अब ये TITP क्या है, आप में से कोई जानता है? नो वन? ओके. सो TITP इज़ द टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो इस टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसा है कि इंडिया में स्किल्ड पीपल नहीं हैं. तो जापान ने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि यहाँ के बच्चे जिनमें कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, वो वहाँ पे जाके वहाँ की कंपनीज में काम करते हुए स्किल को डेवलप करें, नई स्किल सीखें. तो इसलिए उन्होंने यह नया TITP का एक वीज़ा जो है वो स्टार्ट किया है. उसके साथ में है SHW. तो SHW जो है यह स्पेसिफिक वर्कर. तो स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर, यहाँ इसमें और TITP में क्या डिफरेंस है? तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि TITP में यदि आपको काम करना है तो आपके पास में सिर्फ एक ही योग्यता होनी चाहिए, वो है कि जापानीज लैंग्वेज आपको आती हो. बट यदि आपको एज एन SHW काम करना है तो आपको SHW के लिए जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है, यदि मान लेते हैं आप हाउस क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं या एग्रीकल्चर या नर्सिंग है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है. यू मस्ट नीड अ टेक्निकल बैकग्राउंड. सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इन TITP एंड SHW. So this is the requirement and the criteria eligibility conditions. The first is JLPT N4. So I think those who are learning Japanese, they know there are 5 levels in Japanese. The very basic is N5, then N4 and then N3. So for this TITP and SHW jobs, at least you need to complete Japanese level N4. Then second is you need to communicate well in Japanese. And then for SHW, as I mentioned, you need some kind of technical background. And these are the sectors which are available for the SHW and TITP: the automobile mechanics, farming, machinery, hotel staffing, clothing, nursing, food processing, welding, CNC machining. So these are the sectors where the SHW and TITP jobs are available. If you want to enroll for these jobs, at least 1 year of time phase is required. So that the process is, first you need to learn Japanese language, then you need to enroll in a sending organization, and this sending organization then place you in a Japanese company. First a few round of interview will be held on, and after if you are getting selected, then you are directly go to the Japan for doing the job. Now recently for this SHW, the exams are essential.
So we have two exams in India. First is the caregiver. So if you are a nurse and if you want to go to Japan, then you have to do at least complete JLPT N3 certification. And for the nurses, there is a huge opportunities, a huge jobs are available because as I already mentioned, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया है कि जापान में एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज होम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे नर्सेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा संख्या में है. तो यदि कोई नर्सिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और यदि वो जापानीज़ सीखता है तो जापानीज़ सीखने के साथ साथ में SHW की जो एग्ज़ाम होती हैं वो एग्ज़ाम यदि वो देते हैं तो उन्हें जापान में जाने का मौका मिल सकता है. यही नहीं, हमारे कुछ फ्रेंड्स जापानीज़ डेलीगेट्स अभी 1 मार्च को आने वाले हैं जिनके जापान में ओल्ड सेंटर है और उन्हें भी नर्सेस की रिक्वायरमेंट है. तो यदि आप में से कोई नर्स है या आपके जान पहचान में कोई नर्स है और यदि उन्हें जापान जाना है, देन यू विल डेफिनेटली उन्हें आप इंट्रोड्यूस कीजिए. हो सकता है कि उनमें से किसी को जापान जाने का मौका मिल जाए. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के लिए भी SHW की एग्ज़ाम होती हैं. तो आप में से कोई हैं जो इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चर? नो वन? भाई इंडिया खेती प्रधान देश है, बट नो वन इज इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर. Okay, yeah, we will skip this then. Yeah, so these are the numbers. Is the numbers are visible? So these are the numbers of the person who visited to Japan under this TITP visa. तो यहाँ पे आपको इंडिया का नाम दिखाई दे रहा है. सबसे नीचे में देखिए वियतनाम है और यहाँ पे 2019 के नंबर्स दिए हुए हैं. उसके बाद में कोरोना की वजह से नंबर्स ये जनरेट नहीं हुए हैं. तो वियतनाम से 2,18,727 जो कैंडिडेट्स हैं एज ए TITP जापान जा चुके हैं, वहाँ पे जाके वो काम कर रहे हैं. नेक्स्ट है चाइना. चाइना वैसे अभी सेकेंड नंबर पे आ चुका है. चाइना की इकानमी अभी काफ़ी अच्छी हो गई है तो संख्या कम है, बट यदि आप स्टार्टिंग में देखते हैं 2011 में तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में चाइना से स्टूडेंट्स गए हुए हैं. 1,08,252 स्टूडेंट्स TITP के थ्रू जापान जाके जॉब कर रहे थे. आज 2019 में यदि हम देखते हैं तो स्टिल 82,370 कैंडिडेट्स वर्किंग इन जापान अंडर TITP वीज़ा. द नेक्स्ट नंबर इज फिलीपींस and then Indonesia and then Thailand and then other. तो अदर में जो छोटे मोटे देश हैं नेपाल, बांग्लादेश, ये सब देश आते हैं. उनकी संख्या है 27,272. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जॉब्स नहीं हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट स्टिल वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी आर हैविंग इन जापान. तो TITP यह क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो ये जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं हमारे देश में, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो BA, BCom, ITI करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिलता है. और नेक्स्ट ये है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो सिर्फ डिग्री लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, बट स्किल कहीं नहीं होती हैं. तो दीज आर द स्किल जनरेटेड कोर्सेज जो वहाँ पे जाके आपको सिखाए जाते हैं. वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि एक्चुअल लाइफ में काम कैसे होता है. तो यह काम सीखने के बाद में जब आप अपने देश में वापस आते हैं तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं. ये न्यूज़ शायद आप सभी ने पढ़ी होगी. बहुत बड़ा इसका क्या कहते हैं शोर शराबे के साथ में जब 2017 में अबे सान जो जापान के उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ में जब ये साइन अप हुआ था, उस समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी ये न्यूज़ कि इंडिया जो है वो 3 लाख TITP के कैंडिडेट्स को जापान में भेजेगा. बट व्हाट इज़ द स्टेटस? ओनली 54 स्टूडेंट्स. अभी तक आज की कंडीशन में ऐसा है कि सिर्फ 54 बच्चे जो हैं TITP के थ्रू जापान में जा चुके हैं. तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं. उसकी वजह क्या है? एक तो बच्चों में अवेयरनेस नहीं है. सेकेंड थिंग, पीपल आर अफ्रेड टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स. क्योंकि आप यदि SHW के थ्रू भी जापान जाते हैं, स्टडी एंड वर्क के थ्रू भी जाते हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट. विदाउट इन्वेस्टिंग यू आर नॉट एबल टू गो टू जापान. नेक्स्ट अगेन
These are the some examples of the type of job available in Japan via SHW. So you can see there are multiple type of jobs available. तो आप यदि चाहें, इच्छुक हैं, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो ITI सेक्टर से बिलोंग करते होंगे या BA BCom से बिलोंग होंगे, यू कैन इन्फॉर्म देम अबाउट दिस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन जापान. तो यह तो अभी तक तो मैंने बात की कि जापान में क्या क्या मौके मौजूद है, कौन जापान में जाके जॉब कर सकता है. नॉट ओनली द टेक्निकल इंजीनियर कैंडिडेट्स बट द नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स कैन आल्सो गो टू जापान. बट बहुत से बच्चों का होता है, जैसे माँ बाप के अकेले बच्चे हैं, नहीं हमें नहीं भेजना है, तो क्यों हम जापानीज़ सिखाएं. तो मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने बच्चों को जापान नहीं भी भेजना चाहते हैं, बट यदि आप अपने बच्चों को जापानीज़ सिखाते हैं तो उनको एक बहुत अच्छे जॉब के मौके मिल सकते हैं. आज की कंडीशन में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ जापानीज कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया इज़ 1400 एंड the Japanese business establishment is 4901. जो Japanese business establishment है, these are the tie-ups with the Indian company. तो there are so many Japanese companies that are looking towards India. Why? Because right now each and every country is looking towards India. Is anyone know the reason why India is now attracting people from abroad? Yes, the youngest population. We are the youngest population in the world. चाइना को हमने पछाड़ दिया है. So we are on the top now in terms of population, but unfortunately unskilled population. But young population होने की वजह से बहुत से देश आज जापान में से भी यहाँ पे आ रहे हैं. US की जो कंपनी थी वो भी यहाँ पे आ रही है. जापानीज कंपनी जब यहाँ पे आती हैं, they are facing the communication issue. तो यदि आपने जापानीज लैंग्वेज सीखी है तो उसको आपको बेनिफिट मिलता है. आप यदि गूगल में सर्च करते हैं, इवन Naukri.com यदि आप कभी यूज करते होंगे, सिर्फ टाइप कीजिए उसमें द जॉब्स अवेलेबल फॉर बाइलिंगुअल पीपल्स या जापानीज लैंग्वेज जॉब्स इन इंडिया, तो आपको मल्टीपल इन थाउजेंड्स या हंड्रेड्स आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएंगे. तो यदि आप जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका फ़ायदा यह नहीं कि आप सिर्फ जापान में जाके ही उठा सकते हैं. यदि आप इंडिया में हैं तो इंडिया में रह के भी आप यदि जापानीज़ भाषा सीखते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे जो कंपनीज मौजूद है, यहाँ पे एज ए बाइलिंगुअल प्रोजेक्ट मैनेजर, बाइलिंगुअल ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन इंडिया itself if you learn Japanese language and the packages are very good. Just a simple example I want to give. Last month one person contacted me and he said that he wants some interpreter for 3 days in Bangalore. I asked him how much he will pay. He said for 1 day we will pay 15,000. So you can consider that in 1 day, if you are a Japanese language expert, यदि आपको जापानीज भाषा इतनी अच्छे से आती है तो यदि आप इंटरप्रेटर का काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक दिन में आप 15,000 कमा रहे हैं. 3 days you will earn 45,000. तो जापानीज लैंग्वेज जो है यह आपको ना सिर्फ यहाँ पे बेनिफिट देगी, बट यदि आप जापान जाना चाहते तो वहाँ पे भी आपका फ्यूचर ये बना सकती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन जापान and how NHS Japan will support the student to go to Japan or even to get a job in India after learning the Japanese language. So these are the opportunities. The strong economy of Japan is calling you. If you are enthusiastic, if you are passionate, and if you want to work abroad, definitely this is a chance for you. So thank you very much. धन्यवाद आप सभी का शांति से सुनने के लिए. और आपकी कुछ भी क्वेरीज रहती हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. द कॉन्टैक्ट नंबर्स आर गिवन हियर. थैंक यू वेरी मच.